हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और प्रकरण है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। आपका ये कक्षा 9 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता है। ठीक है, यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्ययोजना संख्या 16 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ्ययोजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्ययोजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम। ठीक है, यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। और उसके बाद कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा 9 विषय है, तो आज का विषय है हिंदी। प्रकरण चंद्रग्रहण से लौटती बेर। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, चंद्रग्रहण से लौटती बेर नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप सैंपट कार्य पर चंद्रग्रहण से लौटती बेर लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। इसमें मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। उसका तीसरा पॉइंट है छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी का सामान्य जानकारी देना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों को कविता का अपने शब्दों में व्याख्या करने योग्य बनाना। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने योग्य बनाना। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। ठीक है, इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आगमन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ठीक है, उसके बाद शिक्षण सामग्री, इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट, किताब और कविता से संबंधित चार्ट। ठीक है, मतलब कि चार्ट पेपर पे आप कवि का जीवन परिचय लिखकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए विद्यार्थियों को प्रकृति और संस्कृति और गांव तथा खेत खलियान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है, तो पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा। ठीक है, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे और छात्र अध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे गांव में। यहाँ पे देखिए गांव आया, तो इस गांव से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है गांव में क्या देखने को मिलता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न पूछते हैं गांव की प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मन कैसा लगता है। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वे हो जाएंगे शांत, और इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो अच्छा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के माध्यम से गांव की प्राकृतिक सौंदर्य तथा जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे इसमें। उसके बाद है दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवि का जीवन परिचय। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो छात्र अध्यापक इस कविता के कवि का जीवन परिचय के बारे में क्या बताते हैं देखिए। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा रिश्ता है। सन 2000 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे रचनाएं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी के रचनाएं क्या हैं देखिए। पहला है नींद के बादल, दूसरा है आग का आईना, तीसरा है मेरी तुम, उसका चौथा है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पांचवा है युग की गंगा। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर जो छात्र अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कवि का जीवन परिचय हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 2000 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल जी के प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, दूसरा है आग का आईना, तीसरा है मेरी तुम, चौथा है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पांचवा है युग की गंगा। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए कमासिन गाँव में। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का निधन कब हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे 2000 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श वचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता का वो सुनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक पहला पंक्ति सुनाते हैं देख आया चंद्रग्रहण देखता हूँ दृश्य अब में मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापक का वचन सुनेंगे एवं अनुकरण करेंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वचन। ठीक है। अनुकरण वचन यानी कि दोहराना ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि हो। तो यहाँ पे देखिए उस पंक्ति को पुनः दोहराएंगे। तो यहाँ पे देखिए देख आया चंद्र ... सज कर खड़ा है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे व्याख्या और उस पंक्ति को व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक व्याख्या करते हुए क्या बताते हैं कविता में कवि ने चंद्रग्रहण नामक स्थान गांव की प्रकृति तथा संस्कृति का चित्रण किया है। जब वे गांव से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई दिया जहां पर वे प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते की लंबाई वाला यह हरा चना का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर
शादी के लिए तैयार हो रहा हो। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं श्यामपट्ट से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता का पहला पंक्ति का जो पढ़ा रहे हैं उसका कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ठिकना, ठिकना का अर्थ क्या है? छोटा। मुरेठा का अर्थ क्या है? पगड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों में समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता का नाम क्या है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे चंद्रग्रहण से लौटती बेर, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं कवि खेत की मेड़ पर क्यों बैठे? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे, अनुकरण वचन तथा व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं और उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त किया है। उसमें गांव की अद्भुत सौंदर्य, खेत खलियान, ये उगे फसल, ठिगना चना, अलसी सरसों, उड़ता गिरता सरस का स्तर लिखे आदि पक्षियों का चित्रण किया है। उसने इस कविता में प्रकृति से मनुष्य के गुणों का चेतन के समान मानव पर चित्रण किया है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया उस चैप्टर को। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता के शीर्षक का नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न है कवि कहाँ से लौटा है? वह खेत की मेड़ पर क्यों बैठे थे? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और प्रैक्टिस के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वो प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता को लिख कर लाएं। दूसरा प्रश्न है कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।